आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात अमेरिका और चीन के बीच जारी तिजारती जंग की, जो कि अब और ज्यादा तेज हो गई है। अमेरिका ने 16 अरब डॉलर के चीनी मसनूआत पर 25% दरामदी टैक्स लगा दिया है। अमेरिका के इस कदम के खिलाफ चीन ने बराबर का जवाबी टैरिफ लगा दिया। चीन के वजारत मालियात ने कहा है कि वो 200 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा। इस ट्रेड वॉर से दोनों ममालिक की मईशत को सीधा नुकसान पहुंच सकता है। चीन के वजारत मालियात की जानिब से जारी करता बयान में यह कहा गया है कि अमेरिका की कार्रवाई WTO के कानून की खिलाफ वर्जी है और इससे चीन के मफादात को नुकसान हुआ है और इसके खिलाफ वो WTO में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा। चीनी हुकूमत ने कहा है कि अपने मफाद और बैनुल-अक़वामी आजाद तिजारत के फरोग के लिए उसे जवाबी कदम उठाना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि इससे कबल जुलाई में अमेरिका ने चीन के 34 अरब डॉलर के सामानों पर 25% का टैक्स लगा दिया था। इसके बाद चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर इतनी ही टैरिफ लगाई। इस तरह से दोनों ममालिक अब तक एक दूसरे पर 50 अरब डॉलर के दरामद पर टैरिफ लागू कर चुके हैं। मफादात और मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम को ध्यान में रखते हुए जवाबी कदम उठाया है। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका खुले जहन के साथ चीन से बात करेगा और तनाज़े को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। और हमारे साथ इस पर मजीद बातचीत के लिए माहिर इक्तिसादियात यानी कि इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना साहब फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी नमस्कार। विजय सर, एक तरफ अमेरिका चीन में बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन पर 16 अरब डॉलर का टैरिफ लगा दिया। मतलब क्या समझा जाए? देखिए, ये सारा झगड़ा शुरू हुआ था, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इस समय चीन में होता है और सारा माल बन के अमेरिका जाता है और अमेरिका का जो कैश है वो चीन जाता है माल खरीदने के लिए। तो जो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, कि अमेरिका ज्यादा माल खरीदता था और कम बेच पाता था, तो जो उनका देश का जो घाटा बढ़ रहा था उससे उनके बजट पे संकट आ रहा था, उनकी मुद्रा प्रेशर में थी और उससे वहां पे जो अमेरिका में जॉब्स थे वो घट रहे थे। इन सब बातों को देखते हुए ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति बने तो वो खुद, आपको पता है, वो बहुत बड़े व्यापारी हैं अमेरिका के, तो उन्होंने कहा कि शायद अमेरिका की जो अभी तक इकोनॉमिक पॉलिसी रही है वो अमेरिका के हित में नहीं है, वो चाइना के हित में है। हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सब खत्म हो गई है और सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना शिफ्ट हो गई है। तो अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को पहले तो ये कहा कि अगर आप चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मैं नहीं दूंगा, जो टैक्स इंसेंटिव मिलता है वो नहीं दूंगा, आप जॉब वापस लेके आइए। उन्होंने जब कहा कि चाइना से सस्ता माल आता है तो हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पे टैरिफ बढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी ताकि जो चाइना से माल है वो महंगा पड़े और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है अमेरिका में वो सस्ता हो। और कस्टम ड्यूटी का यही एक रोल है कि अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आप कस्टम ड्यूटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लेकिन सर, ट्रंप जिस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं या फिर जिस तरह की उन्होंने पॉलिसी अपनाई हुई है अमेरिका और चीन के बीच, ये तिजारती जंग आखिर कब तक चलेगी, कहां तक जाएगी, इसका पूरी दुनिया पर भी क्या असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार जिसको कहते हैं कंज्यूमर मार्केट, वो अमेरिका है और जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो चाइना है। भारत, यूरोप, अफ्रीका, बाकी लैटिन अमेरिका या जो एशियन कंट्रीज हैं वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहां से भी एक्सपोर्ट होता है। लेकिन ट्रंप साहब की एक बहुत क्लियर पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट। वो कहते हैं मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को अमेरिका की जनता ने राष्ट्रपति बना के भेजा है, मेरा पहला दायित्व अमेरिका के हित का प्रोटेक्शन है, इकोनॉमिक हितों का, उसके लिए जो होगा मैं करूंगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट था एनवायरमेंट का, उससे वो बाहर निकले, बाकी जगह से बाहर निकले। तो पर्पस उनका बहुत क्लियर है कि मुझे अमेरिका की तरक्की चाहिए। तो अमेरिका फर्स्ट की ही पॉलिसी पर है, लेकिन कहीं ना कहीं, हाँ,
लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो असर पड़ रहा है वो भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और क्या ट्रंप ये देख पा रहे हैं ये भी समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। और इधर जनूबी अफ्रीका ने ट्रंप के उस बयान को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जनूबी अफ्रीका में सफेद फॉर्म किसानों के को कत्ल किया जा रहा है और उसकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। जनूबी अफ्रीका हुकूमत ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में किसी ने ट्रंप को गलत इत्तला दी है, और वाज़ेह है कि बुध को ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए वजीर खारजा माइक पोम्पियो को हिदायत दी थी कि वो जनूबी अफ्रीका के लैंड रिफॉर्म पर नजर रखें। ट्रंप के ट्वीट का जवाब देते हुए जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के तर्जुमान खुलेसा डीको ने यह कहा कि ट्रंप का बयान पूरी तरह से बेबुनियाद और तंग नजरी से भरा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जनूबी अफ्रीका में लैंड रिफॉर्म कानून के मुताबिक और इंसानियत की बुनियाद पर किया जा रहा है, इसमें किसी दूसरे ममालिक के मुदाखलत की जरूरत नहीं है। Trump tweeted when we are done with cabinet. But that's a fact. Secondly, that we view the issues on land as very important matters related to the future of this country, both for economic growth, for transformation, for reconciliation, and for the restoration of the dignity of all South Africans. और ब्रिटेन अब पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए तैयार हो गया है, और वो भी बगैर किसी डील के। यूके के ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक रब ने यह कहा है कि अगर बात नहीं बनी तो बर्तानिया को लोगों को ज्यादा गुड्स और सर्विस टैक्स देने पड़ेंगे, और गुड्स और सर्विस टैक्स जो है वो ज्यादा अदा करना पड़ेगा। डोमिनिक रब ने ये आज 25 नुकाती टेक्निकल नोटिस जारी किए। इसमें फाइनेंस से लेकर के तिजारती और सोशल सिक्योरिटी के तमाम नुकात शामिल हैं। डोमिनिक रब ने यह कहा कि यूरोपियन यूनियन के सख्त रवैये ने बर्तानिया को बगैर किसी समझौते के एक तरफ धकेलने का काम किया, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मार्च तक कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। आपको बता दें कि बर्तानिया को मार्च 2019 तक यूरोपियन यूनियन से अलग करना है, लेकिन अब तक तिजारती मईशत और सरहदी इश्यूज पर बात नहीं बनी है। Good morning, everyone. Thank you all for coming. A good deal with our EU friends, one that works in our mutual interests. They will provide information and guidance, and after some of the misinformation that's been put about lately, some reassurance. Take just one example of that, the suggestion that a no-deal Brexit could spark a sandwich famine in the UK, or that we've asked the army to deliver food supplies. यूरोपियन यूनियन ने ईरान के लिए 18 मिलियन यूरो की माली इमदाद पर इत्तेफाक किया है। यह इमदाद अमेरिकी पाबंदियों से मुतासरा निजी सेक्टर के लिए है, और वाज़ेह रहे कि यूरोपियन यूनियन 2015 में हुए जौहरी डील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की खारजा सेक्रेटरी फेडरिका मोघेरिनी ने ये इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि यूरोपियन ममालिक ईरान के साथ ताउन जारी रखने की कमिटमेंट पर कायम है। मोघेरिनी के मुताबिक ये इमदाद उन शोबों को तकवीयत देगी जिनसे ईरानी अवाम बराह रास्त मुस्तफीद होते हैं, और यूरोपियन यूनियन की तरफ से ईरान के माली इमदाद का ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान ने यूरोपियन यूनियन से यह कहा है कि वो अमेरिकी पाबंदी के खिलाफ कुछ कुर्बानियां दें ताकि ईरान को भरोसा हो सके कि यूरोपियन यूनियन जौहरी समझौते की पासदारी कर रहा है। आपको बता दें कि जौहरी डील से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है। और सऊदी अरब की सरकारी ऑयल कंपनी अरामको की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लिस्टिंग को फिलहाल टाल दिया गया है। सऊदी हुकूमत इस कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग से पीछे हट गई है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक सऊदी अरब अब अपनी लोकल पेट्रोकेमिकल्स मेकर कंपनी सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्प में स्ट्रेटेजिक स्टेक खरीदने पर फोकस कर रही है। इसके चलते उसने अरामको के लिए बनाई गई फाइनेंशियल एडवाइजर्स की टीम को तहलील कर दिया है।
आईपीओ की स्कीम से जुड़े सऊदी सरकार के एक सोर्स ने कहा कि आईपीओ के प्लान से पीछे हटने का फैसला कुछ वक्त पहले लिया गया था, लेकिन इसका इंकशाफ नहीं किया गया था। इससे कबल सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर खालिद अल फलीह ने आईपीओ लिस्टिंग को टालने की बात को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि हुकूमत अरामको का आईपीओ लाने के लिए तैयार है, लेकिन बेहतर हालात और वक्त पर यह आईपीओ लाया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक वकील माइकल कोहेन के बयान पर सफाई पेश की है और एक निजी टेलीविजन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उनके साबिक वकील सिर्फ कहानियां बना रहे हैं। ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वाज़ेह है कि माइकल कोहेन ने अदालत में यह कबूल किया था कि उसने ट्रंप के कहने पर 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान दो पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए लाखों डॉलर दिए थे। वहीं एक दूसरे मामले में अमेरिकी सदर ट्रंप के इंतखाबी मुहिम के चीफ रहे पॉल मैनफोर्ट को भी अदालत ने मालियाती जुर्म के 8 मामलों में कसूरवार पाया है। कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि सदर ट्रंप के लिए यह बेहद खराब वक्त है और अब यह मामला दीवानी मुकदमे के तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास भी जा सकता है। Later on, I knew. Later on, but you have to understand, Ainsley, what he did, and they weren't taken out of campaign finance. That's a big thing. That's a much bigger thing. Did they come out of the campaign? They didn't come out of the campaign. They came from me, and I tweeted about it. You know, I don't know if you know, but I tweeted about the payments. But they didn't come out of campaign. In fact, my first question when I heard about it was, did they come out of the campaign? Because that could be a little dicey. And they didn't come out of the campaign, and that's big. But they weren't, it's not even a campaign violation. If you look at President Obama, he had a massive campaign violation, but he had a different attorney general, and they viewed it a lot differently. इधर अमेरिका और अफगानिस्तान हुकूमत ने रूस की क़यादत में होने वाले अफगान अमन मुज़ाकरात में शरीक होने की दावत को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का यह कहना है कि ये अमन मुज़ाकरात अफगान तनाज़े के लिए मुफीद और नतीजा खेज साबित नहीं हो सकती। वाशिंगटन ने यह भी कहा कि अमेरिका ऐसी अफगान अमन कोशिशों की हिमायत करता है जो अंजामकार किसी दायमी अमन समझौते तक पहुंच सके। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत ने भी इस बातचीत में शामिल ना होने का ऐलान कर दिया है। अशरफ गनी ने यह कहा कि वो तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि 4 सितंबर को रूस अफगान अमन मुज़ाकरात मुनक्किद करने जा रहा है, जिसमें तालिबान ने रूस की दावत पर शिरकत की हामी भर ली है। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने इजलास का मकसद बयां करते हुए कहा कि इसमें रूस के तालिबान के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान में तालिबान को शिद्दत पसंद कार्रवाइयों से बाज रखना और अफगानिस्तान में रूसी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना शामिल है। और ताइवान की खातून सदर साई इंग वेन ने अमेरिका से कहा है कि उन्हें चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में वाशिंगटन की मदद की दरकार है। सदर वेन ने कहा कि बीजिंग हुकूमत ताकत और पैसे की ताकत से उनके मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ताइपी और वाशिंगटन के ताल्लुकात की बुनियाद बहरे हिंद और बहरुल काहिल के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के उसूल पर है। ताइवान के सदर का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब लातिनी अमेरिकी मुल्क अल साल्वाडोर ताइवान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करते हुए चीन से ताल्लुकात कायम कर लिए हैं उसने। और आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान अपने को एक आजाद मुल्क मानता है। अमेरिका में सियासी बहरान गहराता जा रहा है। वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सियासी बहरान गहराता जा रहा है और वजीर आजम मैल्कम टर्नबुल को अपनी पार्टी की जानिब से ही क़यादत से अलहदगी होने का शदीद दबाव
का सामना करना पड़ रहा है। वहीं टर्नबुल अपने खिलाफ दोबारा लाए गए अदम एतमाद की तहरीक को लेकर के बिल्कुल पुरउम्मीद नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ तजवीज पास हो जाती है तो वो सियासत छोड़ देंगे। जराए के मुताबिक इस बार टर्नबुल को लिबरल पार्टी की नायब सरबराह और वजीर खारजा जूली बिशप के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आजम टर्नबुल के करीबी साथी और वजीर खजाना माथियस कोरमैन का यह कहना है कि वजीर आजम पार्टी की हिमायत से महरूम हो चुके हैं। साबिक वजीर पीटर डुटोन ने कहा कि टर्नबुल अपने मुस्तकबिल पर फैसले के लिए लिबरल पार्टी की मीटिंग बुलाएं। वहीं टर्नबुल का यह कहना है कि उन्हें अभी तक अक्सरियत खोने के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली है। I now await a letter with the signatures of a majority of the party room. If I receive, which is 43, if I receive that, then I will convene a new party room meeting. The party room, of course, met on Tuesday and confirmed my leadership by a majority. So we need to see that there is a majority of members, and they need to put their names to it too. These are momentous times, and it's important that people are accountable for what they're doing. In terms of my own intentions, when the party room meeting is called, I will invite a spill motion to be moved. If the motion is carried, I will treat that as a vote of no confidence, and I will not stand as a candidate. I have also met again with the Prime Minister this morning and again advised him that I do not believe he has the confidence of the party room and that this matter must be settled and a party room meeting must be called. I too have tendered my resignation. और इधर म्यांमार में रोहिंग्या बहरान के आज पूरे 1 साल हो गए। गुज़िश्ता साल 23 अगस्त को ही म्यांमार के रखाइन सूबे में तशद्दुद भड़क उठा था। इसमें सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान मारे गए थे और लाखों को अपनी जान बचा करके बांग्लादेश सरहद के जानिब भागना पड़ा था। आज तकरीबन 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश सरहद पर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ले आम को नस्ल कुशी भी करार दे चुके हैं। बैनुल अक़वामी दबाव में म्यांमार हुकूमत ने चंद माह पहले रोहिंग्याओं की वतन वापसी के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौता भी किया, लेकिन म्यांमार इस पर अमल नहीं कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का यह कहना है कि म्यांमार हुकूमत रोहिंग्याओं की वतन वापसी के लिए वाज़ेह पॉलिसी वाज़ेह करे और उसे पूरी दुनिया के सामने भी पेश करें ताकि रोहिंग्या बिला खौफ के रखाइन वापस जा सके। Regular access. There is no regular large-scale product activity or large-scale assessment activities to start new project. That we hope that we can get this access. We're calling for it all the time, and I think that is very much needed in Rakhine. और इस मौजू पर हमारे साथ बातचीत के लिए सोशल एक्टिविस्ट जफर महमूद साहब फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। जफर साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। चलिए, शायद उनसे अभी तक राब्ता नहीं हो पाया, उनसे दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बात रोहिंग्या बहरान की कर रहे हैं जिसका कि आज 1 साल पूरा हो गया और गुज़िश्ता साल 23 अगस्त को ही म्यांमार के रखाइन सूबे में तशद्दुद भड़का था और इसमें सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान मारे गए थे। लाखों को अपनी जान बचाकर के बांग्लादेश सरहद की जानिब भागना पड़ा था। तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान आज भी बांग्लादेश की सरहद पर कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जफर महमूद साहब इस पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। जफर सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। थैंक यू सर। रोहिंग्या बहरान की अगर हम बात करें तो इसको 1 साल पूरा हो गया, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों की वतन वापसी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। वजह क्या देखते हैं आप? वजह बहुत क्लियर है, ये जियो पॉलिटिकल मैटर है सारा। क्योंकि जो रखाइन स्टेट है उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह की है कि म्यांमार के का भी उसके अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और उसके अलावा म्यांमार से होकर के वहाँ से गैस पाइपलाइंस जो जुड़ने वाली हैं उससे बहुत से डिफरेंट नेशंस का, चाइना का, इंडिया का, बहुत से अरब स्टेट्स हैं, बहुत से मुल्कों का उससे डायरेक्ट
इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जी। और वो जगह उनको खाली चाहिए। नहीं सर, लेकिन एक समझौता भी हुआ था, उस समझौते का भी कुछ असर हो नहीं रहा है। मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर? समझौता तो वो एक आई वॉश था, कोई समझौता नहीं हुआ था। उसमें खाली ये हुआ था न होने के मुकाबले में कुछ कर दो ताकि कहने को हो जाए, पॉलिटिकल पॉइंट मिल जाए, टॉकिंग पॉइंट मिल जाए, इस वजह से हुआ था। अदरवाइज समझौते में कोई कंटेंट, कोई सब्सटेंस नहीं था। ये था कि हाँ साहब हम इसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और तय करेंगे ये कैसे हो। ये कोई समझौता थोड़ी हुआ, ये तो ज्यादा से ज्यादा लेटर ऑफ इंटेंट हुआ। तो सिर्फ दिखावे के लिए ये समझौता हुआ, यानी कि आने वाले वक्त में भी रोहिंग्या मुसलमानों की वतन वापसी बहुत आसान दिख नहीं रही है। सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी जिंदा है और उसने एक ऑडियो टेप भी जारी किया है। इसमें बगदादी ने मुसलमानों से जिहाद छेड़ने की अपील की। तकरीबन साल भर बाद ईद उल अजहा के मौके पर जारी पैगाम में बगदादी ने मगरबी ममालिक पर हमले की अपील की है। बगदादी का यह मुबैना ऑडियो तब सामने आया जब दाइश को इराक और शाम के ज्यादातर हिस्सों से खदेड़ा जा चुका है। पिछले साल सितंबर के बाद से अबू बकर अल बगदादी का यह पहली रिकॉर्डिंग बताई जा रही है। बगदादी की मौत का कई बार ऐलान किया जा चुका है, लेकिन एक इराकी खुफिया अफसर ने मई में बताया था कि वो अब भी जिंदा है और शाम में रह रहा है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में दहशतगर्द तंजीम दाइश ने एक चेकपोस्ट हमला करके सिक्योरिटी अफवाज समेत 5 लोगों को हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक मगरबी लीबिया के जालितीन शहर में यह हमला किया गया। शहर के मेयर मिफ्ताह हमादी ने यह कहा कि इस हमले में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक है। हिमादी के मुताबिक इस हमले में एक हमलावर भी मारा गया है। वाज़ेह है कि 2011 के अरब बहरिया के बाद दाइश ने लीबिया में अपने पांव पसारे हैं और तब से दाइश के हमले में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शख्स ने चाकू से अपनी मां और बहन पर हमला कर दिया और इस वाकये में दोनों लोगों की मौत हो गई। इस हमले में एक दीगर शख्स जख्मी भी हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर पास की ही एक गली में छिप गया, जहां पुलिस ने उसे गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक हमलावर 2016 से ही उनकी टेरर वॉच लिस्ट में था। इस वारदात की एक तरह से इसके बारे में जानने के लिए पुलिस ने तफ्तीशी अमल जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि दहशतगर्द तंजीम ISIS ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर इसकी जिम्मेदारी ली है। फ्रांस के वजीर दाखिला गेरार्ड कोलम ने ट्वीट किया कि हमले के मुतासिरों और उनके करीबियों के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जिस जगह ये वारदात हुई वहां पेरिस की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। जबरदस्त समुद्री तूफान अमेरिका के हवाई जजीरे के साहिल से टकराने वाला है। भारी बारिश और सैलाब के साथ ही तेज लहरों के उठने की वजह से वहां लोग जरूरत का सभी सामान इकट्ठा करते नजर आए। तूफान लेन और मजबूत होने की वजह से ही इसे इंतहाई कहीं ना कहीं जो इंतहाई कैटेगरी है, इंतहाई कैटेगरी 5 का तूफान बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा शिद्दत वाला तूफान है। इससे पूरे इलाके में तबाही मचाने का खदशा भी जाहिर हो रहा है। ये तूफान इसी कुव्वत के साथ किसी भी वक्त हवाई जजीरे से टकराएगा। और नाजरीन, आपने नदी या तालाब में उगे जंगल कलम के पत्ते और लिसी के पत्ते देखे होंगे। क्या उन पत्तों पर बैठकर कोई कश्ती की तरह सवारी कर सकता है? यकीनन आपका जवाब ना होगा, लेकिन ताइवान में इतने बड़े बड़े लिली के पत्ते उगे हैं कि लोग उस पर बैठकर कश्ती का मजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें इसी को बयां कर रही हैं। इन बड़े बड़े पत्तों पर 2-3 शख्स भी बैठ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताइवान के एक पार्क में उगे इन पत्तों को देखने के लिए अब लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आप भी देखिए ये दिलचस्प नजारा।
और वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।